फिर याद किया। सिनेमा के शायकीन और मौसीकी के शहदाइयों को शीबा का प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। दिल ने फिर याद किया मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। दिल ने फिर याद किया मैं बहुत ही बेहतरीन शख्सियत को हम याद करते हैं, उनके बीते पलों में आपको लेके जाते हैं, और जो हयात है वो हमारे सामने होते हैं, रूबरू होते हैं, और जो हयात नहीं है, जिन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा में अपना नाम अमर किया है, उनके चहेतों से हम बात करते हैं। और आज का दिल ने फिर याद किया खास इसलिए है क्योंकि हम मशहूर व मारूफ गीतकार अनजान साहब की बात कर रहे हैं। अनजान साहब जिनसे कोई भी अनजान नहीं है, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन नगमे हमें दिए हैं और हर एक के दिल पर राज किया है अपने गीतों से, अपनी नगमे निगारी से। 20 साल के करियर में जितने भी बेहतरीन गीत उन्होंने दिए हैं वो हर दिल अजीज है, और उन पर बात करने के लिए उन्हीं के खास चहेते बेटे जो खुद एक सर्वश्रेष्ठ गीतकार है, नगमे निगार है, समीर साहब आज हमारे साथ दिल ने फिर याद किया में महवे गुफ्तगू है। चले करते हैं उनका स्वागत। हेलो 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 समीर साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे इस शो में। कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार। क्योंकि आज अनजान साहब की हम बात करने वाले हैं और उनके गीतों को याद करने वाले हैं, तो आपसे बेहतर तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता जिन्होंने अपने वालिद साहब को बहुत बेहतरीन से समझा, जाना, परखा, उनके नक्शे कदम पर चलने लगे। भले ही वालिद साहब ने मना किया, लेकिन फिर भी आपने अपनी अलग एक राह बनाई और अपना एक अलग वजूद तलाशा। आपसे हम ये कंफर्म करना चाहते हैं कि अनजान साहब को किसी डॉक्टर साहब ने वाराणसी में ये कहा था कि आपको किसी समुद्री इलाके में रहना चाहिए। कितना सही है कि उसके बाद वो 1953 में मुंबई चले आए, उसके बाद उनकी शुरुआत हुई हिंदुस्तानी सिनेमा में, जबकि वो पहले बहुत ही बेहतरीन शायर थे। क्या ये सही है? बिल्कुल, तुम्हारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। और उनके जो गुरु थे जिनका नाम था रुद्र काशिकेय, तो बनारस के थे, बनारस को काशी भी बोलते हैं, तो उन्होंने अपने नाम के साथ रुद्र काशिकेय नाम ऐड किया हुआ था जी। और वो हमेशा कहते थे कि तुम बनारस में रहो और मैं तुम्हें हरवंश राय बच्चन बना दूंगा, तुम इतना अच्छा लिखते हो। और वो बिल्कुल मुंबई आने के फिराक में नहीं थे, उनको कहीं से भी उनके दिलो दिमाग में बात नहीं थी कि उनको मुंबई आना है, मगर बचपन से उनको अस्थमा की बीमारी थी जी। और एक सर्टेन एज के बाद वो तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि डॉक्टरों ने कहा कि किसी भी ड्राई एरिया में तुम रहोगे तो तुम्हारा बचना मुश्किल है, तुम अगर जिंदगी चाहते हो तो तुमको समंदर किनारे जाना पड़ेगा। इस बेबसी की वजह से उनको इस महानगर में आना पड़ा, और जो उनका साहित्य था, जो लिटरेचर वो लिखना चाहते थे, उससे उनका रिश्ता टूट गया और मुंबई की सरहद पे आके यहाँ का संघर्ष उन्होंने शुरू किया। और यहाँ का संघर्ष उनका काफी लंबा रहा, 17 साल का संघर्ष कम बात नहीं होती है, लेकिन उन्हें कभी हिम्मत नहीं हारी। कहीं ना कहीं उनके दिल में क्या ये बात थी, क्योंकि अदब के साथ वो जुड़े थे, कि भाई मुझे फिल्मों के लिए गाने तो लिखने नहीं थे, मुझे शेर व शायरी की ही तरफ अपना ज़ौक़ रखना चाहिए। क्या हमेशा उनको शुरुआत में ये बात सताती रही थी कि भाई मतलब ब्रेड एंड बटर जो है वो कमाना है, फैमिली का ध्यान रखना है, इसी वजह से उन्हें फिल्मों की तरह आना पड़ा? क्या ये गम, कभी ये मलाल उनको रहा? आखिर तक ये मलाल रहा, और कहीं न कहीं उनके दिल में खलिश रह गई थी कि यार हम जो लिखना चाहते थे वो हम नहीं लिख पाए, हमको अपने कलम के साथ समझौता करना पड़ा। मगर उनको खुशी तब हुई जब उनको वो सफलता मिली जिसको कभी वो ड्रीम करते थे, जिसका कभी वो सपना देखते थे। तब उनको कहीं कहीं थोड़ी संतुष्टि जरूर मिली कि चलो मैं एक पक्ष छोड़ के दूसरी तरफ आया तो मैंने वो हासिल किया जो एक गीतकार का सपना होता है। जब स्ट्रगल कर रहे थे तो उनके दिल में ये बहुत दर्द था कि ऐसा ना हो कि ना मैं यहाँ का रहूं ना मैं वहाँ का रहूं। मगर फाइनली वो जब भी कोई गाना लिखते थे उनको जरूर ये लगता था कि यार अब मुझे ये भी लिखना पड़ रहा है। मगर वो चूंकि वो गीतकार थे, और मुझे नहीं लगता कि शायर और गीतकार में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि वहाँ आपकी अपनी आजादी होती है, अपने विचार होते हैं, यहाँ जरा बंदिशों में होते हैं, आपको अलग तरह का काम करना पड़ता है। लिखना तो दोनों जगह है, और
बात अपनी कहनी है, अपने जज्बात की बात ही कहनी है, मगर तरीका थोड़ा अलग होता है जी। और उसमें तकलीफ होती है। जो लोग इसमें एडजस्ट नहीं कर पाते, उनको थोड़ी यहाँ प्रॉब्लम ज़रूर होती है। जी, लेकिन उन्होंने बाद में बहुत अच्छे से एडजस्ट किया। आप देखिए, भले ही लंबा संघर्ष रहा, 17 साल लंबा संघर्ष रहा, लेकिन उस बीच उन्होंने प्रेमनाथ प्रोडक्शंस के साथ उन्होंने काम किया। यहाँ पे कई सारी पेट्रियोटिक फिल्में की उन्होंने, उसमें गीत लिखे, वो सिलसिला लंबा रहा। उसके बाद फिर जब कल्याण जी आनंद जी साहब के साथ उनकी जोड़ी रही और कल्याण जी आनंद जी साहब साथ में अमिताभ बच्चन और तीनों का जो राब्ता रहा, कोलैबोरेशन रहा, आप देखिए कितने बेहतरीन नगमे हमारे सामने आए। अब मुकद्दर का सिकंदर हो, शराबी हो, डॉन फिल्म हो, बेहतर से बेहतरीन गाने। यहाँ एक बात मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, उनके अक्सर गानों में फिलोसफिकल बातें होती थी। जैसे मुकद्दर का सिकंदर की हम बात करें, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, ये फिलोसफिकल बातें हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो अदब था, वो शायरी थी, इसी वजह से ये फिलोसफिकल बातें आती थी, या जिंदगी में कुछ ऐसा उन्होंने देखा था जो हकीकत से वाकिफ थे, इसी वजह से उनके गानों में भी वो छलकता था? बिल्कुल शिवा, आपने करेक्ट कहा कि वो जिंदगी को उन्होंने इतने करीब से देखा था, महसूस किया था। और उस जमाने के ज्यादातर शायरों का मैंने देखा, चाहे शाहिर साहब रहे हो, शैलेंद्र रहे हो, उनके गीतों में जिंदगी की एक फिलॉसफी होती थी। और वो जो जिया है ना, वही शायर देता है। तो इसलिए कहते हैं कि वो जीना शायर के लिए बहुत जरूरी है। तो वो भी जिंदगी के हर दुख दर्द से गुजर के जब यहाँ पहुंचे, तो कहीं ना कहीं उनके गीतों में वो सारी चीजें नजर आती थी। आप उनसे बात भी तो वो बड़ी फिलोसफिकल बातें करते थे और बहुत अच्छे एक्टर थे, बोलते बहुत अच्छा थे और समझाते बहुत अच्छे से थे। और उसका रीजन वही था क्योंकि उन्होंने वैसी जिंदगी जी थी, वैसा संस्कार पाया था और वो दौर वैसा था कि उस दौर के लोगों में अपनी एक भावना थी, एक इमोशन था। तो वो कहीं ना कहीं उनके गीतों में वो नजर आता था। जैसे जैसे और बदलता गया, चीजें बदलती गई, इन सच्चाइयों से थोड़ा हम दूर होते गए, इमोशंस थोड़े कटने लगे, तो कहीं ना कहीं वो नए शायरों की शायरी में भी वो बात नजर आने लगी। धीरे धीरे लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने लगे, रिश्तों की कदर हो गई, जिंदगी को अब जिया ही नहीं, समझा ही नहीं, बहुत जल्दी कहीं सफलता मिल गई। तो कहीं ना कहीं वो चूक एक नजर आती है जो पहले के गीतकारों में नहीं थी। और पापा के हर गाने में, चाहे वो रोमांटिक गाना भी हो, उस गाने में भी कहीं ना कहीं जीवन की एक फिलॉसफी छुपी होती थी। जी, मैं एक एग्जांपल, बहुत खूबसूरत उनका गाना था कि वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। और सिंपल गाना, और उसका अंतरा तुम अगर देखोगी तो तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बंजारे। तो इस तरह की बातें तभी आदमी लिख सकता है जब कहीं ना कहीं उसकी सोच में, उसके ख्यालों में वो गहराई हो। तभी इस तरह की उपमाएं आती हैं, इस तरह के सिमिलीज आप देते हैं गानों में। तो वो डेप्थ लोगों में था। जी से तो मैं जब भी मैंने जीवन में जिंदगी के बारे में जो कुछ भी सीखा, वो उन्हीं से सीखा। उनके साथ बैठ के, उनकी बातें सुन के ही मैंने बहुत कुछ महसूस किया और जाना। और कभी कभी जब मेरे गीतों में कुछ आता है तो वो उसी का एक एसेंस है जो नजर आता है। बहुत देर बाद आपने अपने वालिद साहब का नाम अपने नाम के साथ जोड़ दिया, समीर अंजान। तब तक मुझे नहीं लगता मोस्ट ऑफ द लोगों को पता था कि अंजान साहब के आप बेटे हैं। ये बहुत आखिर में आपने सोचा, इस बारे में अब जिक्र छिड़ी गया है कि ये आपने क्यों सोचा बड़े आखिर में कि भाई अब वालिद साहब का नाम हमें जोड़ना चाहिए अपने नाम के साथ? खास सवाल है। पहले न जोड़ने का तो एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि वो भी शायर थे, मैं भी शायर था। तो लोगों को ऐसा लगता था कि एक ही फिल्म में दो लोग गाना लिख रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं मैं नहीं चाहता था कि उनके नाम के साथ मेरा नाम जुड़े और लोगों को ये लगे कि उनकी वजह से मैं फिल्मों में आया हूँ या मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसके पीछे कहीं उनका हाथ है। तो वो जानबूझ के भी मैंने तब वो नाम अपने साथ नहीं जोड़ा था। मगर उनके गुजरने के बाद एक दिन रात को ऐसे ही मेरे जहन में ख्याल आया कि यार मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ, जबकि उन्होंने इतना काम किया है कि वो 100 जन्म तक लोग उनको याद करते रहेंगे,
मगर मुझे लगा कि नहीं, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मेरे नाम के साथ मेरे पिता का नाम जाना चाहिए। और वो पहली फिल्म थी साजिद नडियाडवाला की हाउसफुल, और जी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि साजिद मैं चाहता हूँ कि अभी टाइटल में आप मेरा नाम डालिए, डैडी का नाम भी मेरे नाम के साथ ज्वाइन कर दीजिए। हम्म, तो साजिद को बहुत खुशी हुई। साजिद ने कहा कि बहुत अच्छा ख्याल है समीर, बिल्कुल, मैं अभी मेरी जो भी पब्लिसिटी आएगी उसमें तुम्हारा नाम समीर अंजान होगा। बस ये मोमेंटरी डिसीजन था, इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी या कोई प्लानिंग नहीं थी, और देने के की क्या वजह थी और ना देने की क्या वजह थी, दोनों मैंने आपको बता दी। जी, बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को भी ये पता चल गया होगा कि समीर साहब ने फाइनली अपने वालिद साहब का नाम अपने नाम के साथ जोड़ा, चूँकि उनका अपना एक अलग वजूद है, अलग एक मकाम है, मुनफरिद मकाम। और आपके वालिद साहब की बात करें, फिर उन्हीं पे आ जाते हैं हम, कि आपके वालिद साहब ने बहुत संघर्ष देखा है। मुझे नहीं लगता आपको उतना संघर्ष देखना पड़ा है जितना उन्हें देखना पड़ा। लेकिन उस संघर्ष का दौर जब वो आपके साथ कभी बांटते थे और आपके साथ शेयर करते थे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता था कि भाई मैं भी फिल्मों में आना चाहता हूँ, लेकिन वालिद साहब का संघर्ष बीच में आ रहा है, शायद उसी कारण वो मुझे रोक रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि आप एज ए लिरिसिस्ट अपना नाम मत कमाइए फिल्मों में, शायर मत बनिए आप मेरी तरह, क्योंकि इसमें बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारा दर्द है, बहुत सारा पेन है, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स है। क्या कुछ आपकी यादें हैं जो अपने वालिद साहब के साथ आप शेयर करते थे और वो आपको संघर्ष के बारे में बताते, और क्यों उन्होंने आपको शुरुआत में बिल्कुल इनकार किया था कि आप इस फील्ड में आए? शिवा, अच्छा सवाल है। उसका एक बड़ा सबसे बड़ा कारण ये था, पहले तो मुझे बड़ी नाराजगी थी, क्योंकि जब मैं बोलता था कि मुझे गीतकार बनना है या फिल्मों में आना है, तो बिल्कुल एक मुश्त वो उसको रिजेक्ट कर देते थे, बोलते थे कि नहीं, तुम कुछ भी करो, फिल्मों में मत। तो मुझे वो बात समझ नहीं आती थी कि यार ये क्यों, इनको प्रॉब्लम क्या है, भाई खुद ही गीतकार हैं, लिखते हैं, तो मुझे क्यों रोक रहे हैं। और इसी आक्रोश में कहीं ना कहीं जब मैं यहाँ आया तो मैंने उनको बताया भी नहीं कि मैं मुंबई आया हूँ, और मैंने फैसला कर लिया, क्योंकि शिवा, ये शायरी का काम जो है ना, ये एक पागलपन का काम है, ये नॉर्मल आदमी का काम नहीं है। अगर आप पागल हैं कोई, आप फील्ड में आइए और एक काम करिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं पागल हूँ, और वो पागलपन इस कदर सवार था मेरे जहन पे कि मुझे मैंने नौकरी छोड़ दी, मैं सब कुछ छोड़ के इतना बड़ा रिस्क लेके मुंबई चला आया। और मुंबई में जब तकलीफें हुई, ऐसा नहीं है कि मैंने संघर्ष नहीं किया, मैंने भी तकरीबन 9 साल, मैं 80 में आया एंड 89 के एंड में तकरीबन मुझे पहली हिट फिल्म मिली, वो थी दिल। तो 9 साल का जो मेरा संघर्ष था वो अलग तरह का था, पिताजी का संघर्ष अलग था। मेरे पास एक जमीन थी, मुझे ये था कि मेरे पिता यहाँ हैं। जब वो आए थे तो वो बिल्कुल यतीम थे, अनाथ थे, उनका यहाँ कोई नहीं था। वरना वो सारी तकलीफें मुझे भी हुई, मैं भी चाल में रहा, मैं भी टॉयलेट की लाइन में डब्बा लेके खड़ा रहा, मैं भी रातों को बिना खाए सोया, मैं भी लोकल ट्रेन में, बसों में बहुत धक्के खाए। मगर कहीं ना कहीं क्योंकि वो मैडनेस थी, और ये नाराजगी तब तक थी जब तक मैं उनसे मिलके उनके संघर्ष के बारे में नहीं सुना, और मुझे वो रीजन नहीं समझ में आया जब तक कि ये आखिर मुझे रोकते क्यों थे। मगर जब मैंने सुना और समझा तब मुझे लगा कि नहीं, माय फादर वाज एब्सोल्युटली राइट। अब अगर मेरा बेटा चाहे तो मैं पहले, मेरी कोशिश यही होती है कि यार उसको मैं पहले बता देता हूँ, देखो बेटा तकलीफ बहुत है, मगर अगर उसके बाद भी वो आना चाहता है तो मैं उसको रोकता नहीं, क्योंकि मैं उस दर्द से गुजरा हूँ कि भैया बच्चे अगर एक बार कुछ डिसाइड कर लेते हैं और उनको है, उनको पैशन है, और मैं देखना चाहता हूँ कि उसमें अगर वो पैशन है तो मैं फिर उसको प्रमोट करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि अगर उसमें टैलेंट है तो आए और वो जो बनना चाहता है बने। तो कहीं ना कहीं उनसे मिलने के बाद मेरी समझ में आया कि वो मुझे क्यों रोक रहे थे, मुझे क्यों नहीं आने देना चाहते। आपके वालिद साहब ने इतना कुछ काम किया, इतने म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, कल्याण जी आनंद जी साहब, उनके साथ शुरुआत हुई, खैर वो गॉडफादर उन्हें अपना मानते थे। उन्होंने राजेश रोशन साहब के साथ भी बड़ा अच्छा काम किया, फिर आगे जाके बपीदा के साथ भी काम किया। यहाँ सबसे पहले गुरुदत्त साहब पे आ जाते हैं। जब गुरुदत्त साहब के साथ उन्होंने काम किया
कैसे वो गुरुदत्त साहब से मिले, किस तरह से बहारें फिर भी आएंगी, उसके लिए उन्हें गाना मिला, बहुत ही हिट गाना। वो गुरुदत्त साहब के साथ इक्वेशन के बारे में आप जरूर बताइए। क्या शिबा, बड़ी लंबी कहानी है। असल में गुरुदत्त जी के साथ उनका इक्वेशन जो था वो इतना ही था कि वो गुरुदत्त को बहुत लाइक करते थे। गुरुदत्त साहब ने बहुत कमाल की फिल्में बनाई और बहुत बड़े फैन थे। वो चाहते थे कि जी के साथ वो काम करें, मगर ये हादसा जो गुजरा ये गुरुदत्त जी की वजह से नहीं गुजरा। ये हादसा इसलिए हुआ क्योंकि वो बड़ी दिलचस्प कहानी है कि वो एक लिंकिंग रोड पर खड़े थे। जितने स्ट्रगलर उस जमाने में हुआ करते थे वो सारे लोग शाम को लिंकिंग रोड पे पान खाते थे, घूमते रहते थे, क्योंकि वहीं पे प्रोड्यूसर टकरा जाते थे। ज्यादातर प्रोड्यूसर का ऑफिस उधर हुआ करता था, तो लोग ढूंढते रहते थे कि कहीं कोई मिल जाए, किसी को कुछ गाने सुना दे। तो पिताजी भी जाते थे वहाँ। तो एक दिन वो खड़े थे पान की दुकान पर, एक गाड़ी आके रुकी और उस गाड़ी में बैठे, और वो गाड़ी उनको जब ड्राइवर आके बोला कि नैयर साहब ने आपको बुलाया है, तो जो आए गाड़ी में देखे तो गाड़ी में नैयर साहब बैठे हुए थे और वो पापा को लेके उन्होंने बोला अनजान तुम मेरे साथ चलो। तो वो परेशान थे कि ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। वो लेके सीधा ताज में आए। उस जमाने में नैयर साहब का एक रूम हमेशा ताज में बुक रहता था और वहाँ वो कोई बात किए बगैर उनके सामने उन्होंने एक बैग खोल दिया और उसमें कहा कि तुमको जितने पैसों की जरूरत है तुम ले लो। तो हैरान हुए। उन्होंने बोला नैयर साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा भाई देखो तुम हमारे सिटिंग रूम पे बहुत बार आए और तुमने मुझसे काम मांगा, मगर मैंने तुमको काम नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि जब तुम मेरे पास आए तो तुमको देख के मुझे लगा कि तुम बहुत शरीफ आदमी हो, और मेरी आदत है जब मैं गीतकारों के साथ काम करता हूँ तो मैं उनको गाली वाली भी दे देता हूँ। मेरा नेचर थोड़ा अलग तरह का है। तो मुझे लगा यार है इसके साथ ऐसा बिहेवियर मैं कर नहीं सकता हूँ। और दूसरी बात, तुम जो लिखते हो वो थोड़ा हिंदी की तरफ ज्यादा बेंट होता है। हाँ। और उस तरह के गाने हम ज्यादा उर्दू के तरफ के लोगों को पसंद करते हैं। तो वो एक कारण है जिसकी वजह से मैं तुमसे लिखवा नहीं सकता। मगर एक दिन तुमने मुझसे एक बात कही कि तुम्हारी बहन का गौना है और तुमको कुछ पैसों की जरूरत है, तो तुमने रिक्वेस्ट किया था कि आप एक गाना मुझे दे दीजिए ताकि मेरी बहन का वो काम हो जाए, उसके बाद आप मुझसे गाना लिखवाइए या मत लिखवाइए। तो मैंने उसी दिन सोचा था कि यार ये बेचारा मजबूरी में है, और मैंने तुमसे कहा था कि देखो अनजान अगर तुम कभी उर्दू नुमा कुछ लिखना, तुम्हारे पास कुछ अच्छा होगा तो तुम मुझे देना, मैं देखूंगा। तो तुमने गाना मेरे पास छोड़ा था, जो गाना मुझे पढ़ के बहुत पसंद आया, तो उस गाने का मुआवजा जो है देने के लिए मैंने तुमको बुलाया है। तो उन्होंने कहा कि देखिए नैयर साहब मैं गीतकार हूँ, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मैं आपको दिखा रहे हैं ये पैसे से, मैं उतना ही पैसा लूंगा जितना मेरे गाने का मुआवजा बनता है। और उन्होंने केवल उस जमाने में 2500 रुपया लिया था उस गाने और के लिए। हाँ, उस गाने के लिए। और वो एक ही गाना आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। इस तरह से ओपी नैयर ने वो गाना उनको दिया और इस तरह से गुरुदत्त जी की फिल्म में उनको मौका मिला। और इस दिल मगर गुरुदत्त जी के साथ एक और कनेक्शन बाद में जुड़ा जब गुरुदत्त के बेटे के साथ उन्होंने काम किया। और वो बहुत पिक्चर आई थी बिंदिया चमकेगी, रेखा जी थी उसमें। वो बहुत खुश थे क्योंकि वो लड़का भी बहुत होनहार था, बाद में उसने सुसाइड कर लिया। तो हाँ, वो बहुत खुश होते थे, बोले कि चल पापा की कमी जो है मैं तेरे फिल्मों में दूर करूंगा, वहाँ तो मैं बहुत काम नहीं कर पाया मगर मैं तेरे साथ काम करूंगा। मगर बेचारा उसके साथ भी हादसा हुआ, गुजर गया। और वो फिल्म काफी मकबूल भी रही, चली भी थी वो फिल्म। तो इस तरह से गुरुदत्त, ओपी नैयर और पिताजी का साथ हुआ। समीर साहब आपके साथ हमारी बातें जारी रहेंगी अनजान साहब के ऊपर, लेकिन फिल वक्त हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। हम मिलेंगे आप सभी से छोटे से अंतराल के बाद। स्टे ट्यून्ड। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया।
ब्रेक के पार आप सभी का आप ही के चहेते प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में स्वागत है। आज यादें ताज़ा हो रही है मशहूर और मारूफ गीतकार नगमे निगार अनजान साहब की उनके बेटे समीर साहब के साथ। चलिए कुछ और बातें करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि ओपनर साहब ने इन्हें कहा था कि आपके लेखन में हिंदी टच ज़्यादा है, क्योंकि वो बनारस के थे, वाराणसी से उनका ताल्लुक था। तो मुझे लगता है कि हिंदी के साथ उनका टच या अपने जड़ों के साथ जुड़े रहना, रूट्स के साथ जुड़े रहना, वो उनके लिए बहुत कारगर साबित हुआ, बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। क्योंकि अगर वो खाए के पान बनारस वाला इतना अच्छा इन्होंने गाना लिखा अनजान साहब ने, मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री में कोई और गीतकार खाई के पान बनारस वाला लिख सकता था। आपको नहीं लगता डॉन फिल्म का ये गाना अगर सबकी जुबान पर है, आज भी ये सर चढ़ के बोलता है, इट्स बिकॉज ऑफ अनजान साहब। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डेफिनेटली शिवा, होता क्या है ना, भाषा और कल्चर ये दो चीजें जो है ना, आपको आपकी मिट्टी से मिलती है। आप जहाँ से पैदा होते हैं, जब वहां से निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं नोइंगली ना अननोइंगली वो चीज आपकी भाषा में होती है। आप जब बोलते हैं तो लोगों को समझ में आ जाता है कि आप यूपी से हैं, आप पंजाब से हैं, आप गुजरात से हैं, आप महाराष्ट्र से हैं, क्योंकि वो एक चीज है जो आपको खुद ब खुद मिलती है। कुछ चीजें होती आदमी सीखता नहीं, उसको बिना सिखाए आ जाती है। जैसे प्यार करना कोई किसी को सिखाता नहीं, प्यार करना हर आदमी को आ जाता है। तो ये जो खूबसूरती है, वो चूंकि उनकी मदर टंग जो थी वो भोजपुरी थी, चूंकि उन्होंने बनारस को देखा था, उन्होंने भांग को पिया था, उनको पता था पान क्या है, उनको पान का बहुत शौक था, वो पान हमेशा खाते रहते थे, लास्ट तक मरते दम तक वो पान खाते रहे। तो कहीं ना कहीं जब आप जीते हैं ना, और वो बात जब आपकी शायरी में आती है, तब उसमें वो सच्चाई नजर आती है। मैं तुमको एक और अच्छा जरूर, जैसे बख्शी साहब पंजाब से थे, तो बख्शी साहब के गानों में पंजाब की जो झलक थी, जो पंजाबियत थी, वो दूसरा राइटर लाख कोशिश करे। मैं भी बहुत सारे पंजाबी गाने मैंने हिंदी में लिखे हैं, मगर वो बात मिसिंग लगती है आपको, जो एक पंजाब का राइटर जो होगा वो जब लिखेगा। जैसे उन्होंने जो गाना लिखा कि मैं जट यमला पगला दीवाना और इतनी सी बात न जाना, तो वो इतनी सी बात वही लिख सकता है जो पंजाब की मिट्टी में सना बुना हो। जैसे पापा ने खाई के पान जब लिखा, तो वो खाई के पान वही लिख सकता है जो यूपी की मिट्टी से आया हो, जो बनारस की मिट्टी से आया हो, जिसने बनारस को जिया हो। अब वो जो शेर था बिगिनिंग का, वो शेर कोई खाटी बनारसी, कोई अक्खड़ बनारसी ही लिख सकता है कि भंग का रंग जमा हो चकाचक। अब उस जमाने में चकाचक का किसी को मतलब ही नहीं पता कि भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। अब वो चबाए है, चबा नहीं है, चबाए। ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। तो ये जो पुनर्जन्म, चकाचक, और ये फिर खाके क्यों नहीं, खाई के क्यों, ये केवल भाषा की को जीने वाला ही लिख सकता है। दूसरी भाषाओं के लोग लाख कोशिश करें। मैंने एक इंटरव्यू में कई बार कहा था, उसमें रहमान साहब थोड़े नाराज भी हुए थे कि भाई आप हर चीज सीख सकते हैं, बट नेटिविटी जो होती है, जो कल्चर होता है, जो पंजाबियों की शादी में रस्में करीब सेम होती है, बट वो एक चीज होती है जो यूपी में वो नहीं होती, वो पंजाब में होती है। जो पंजाब में होती है वो यूपी में नहीं, और जो यूपी में होती है वो पंजाब में नहीं होती। सब रस्में वही होंगी, मगर वो जो एक टच है, जो एक खुशबू है, एक जो उसका अपना जो फाइनल जिसको बोलते हैं ना, एक तासीर होती है, वो तासीर, वो जो तासीर है वो उसी में मिलती है, क्योंकि गंगा का पानी जो है वो गंगा में ही मिलेगा। वो आप चाहेंगे सरस्वती से लें, जमुना से लें, तो पानी सबका अच्छा होगा, मगर जो गंगा की बात है वो गंगा में ही है, और वो हर आदमी के अंदर केवल उसी में होती है। वो वहाँ की मिट्टी से जो निकलता है वही वो लिख सकता है। सही। एक दौर में हम और आ जाते हैं
जब कल्याण जी आनंद जी के साथ उनकी जोड़ी जबरदस्त रही, हिट पे हिट। उसके बाद अगर हम 80s में आ जाएं तो बप्पी दा के साथ उनका एसोसिएशन कोलैबोरेशन बड़ा अच्छा रहा। तब पहले तो अमिताभ बच्चन साहब, उसके बाद जब 80s में प्रवेश किया तो 80s में अपने डिस्को डांसर अपने मिथुन चक्रवर्ती। तो मिथुन चक्रवर्ती की जितनी भी फिल्में हैं उस फिल्मों में उन्होंने गाने लिखे और साथ में बप्पी दा का संगीत था, सब चढ़ के बोला है। मतलब हर तरह के गाने उन्होंने, ही वाज अ वर्सेटाइल, फिलोसॉफिकल भी थे, साथ में वर्सेटाइल भी थे। हर रंग में रंगना उन्हें बखूबी आता था। उन्होंने समझ लिया था, पेचीदगियों को समझ लिया था। अगर आपको सक्सेसफुल रहना है तो आपको हर एक चीज में ढलना है, हर एक संगीतकार के हिसाब से अपने आप को ढालना है, ये उन्होंने बखूबी जाना था। बिल्कुल, वो गीतकार बने तब उन्होंने गीतकारिता की जितनी टेक्निक थी वो सब सीखी। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि ये लोग थे तो विद्वान, इनको पता था कि साहब मुझे यही करना है, तो फिर उस पे उतार हो गए कि ठीक है, इसमें भी मैं एक महारत हासिल करूंगा और अपना लोहा मनवा ही जाऊंगा। जी। अच्छा, टेक्निकलिटीज की बात आई, ये कितना सही है कि जब वो शेर व शायरी करते थे, मुशायरों में हिस्सा लिया करते थे, पहले बहुत उम्दा शायर थे जब वाराणसी में थे, तो मुकेश साहब वहाँ पे एक बार आए थे रिकॉर्डिंग के चलते। तो मुकेश साहब ने इनसे कहा था कि आप मुंबई ज़रूर आइएगा, आपको मैं राज कपूर साहब से मिलवाऊंगा। फिर जब वो राज कपूर साहब से मिले तो शुरुआत में राज कपूर साहब ने इनकी शायरी को देखकर ये कहा था कि भाई आपको टेक्निकलिटी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि एज ए शायर और एज ए लिरिसिस्ट ये दो अलग अलग पहलू है। अगर आप शायर है तो बतौर लिरिसिस्ट, अगर आपको गीतकार के रूप में हिंदुस्तानी सिनेमा में नाम कमाना है तो उसकी कुछ अलग टेक्निकलिटीज है, उसके लिए आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 10 साल लगेंगे। ये किस हद तक सही है? बिल्कुल सही है, और ये जितने साल उन्होंने बोला था उतने साल ही लगे उनको सक्सेस पाने में। तो ये तो राज कपूर की परखी नजरें थी जिन्होंने उनको देख के बता दिया था कि भाई अभी तुम अच्छा लिखते हो, मगर जो तुम लिखते हो वो फिल्मी नहीं है, तुमको फिल्मी गीतकार बनने के लिए इतना वक्त देना ही पड़ेगा। और उनको क्या, ज्यादातर जो लोग आते हैं, जो भी सक्सेसफुल हुए हैं, चाहे वो बख्शी साहब रहे हो, साहिर साहब रहे हो, सबको वक्त लगा है। लोगों को क्या है, वो अंधेरे दिखाई नहीं देते, पता नहीं चलते। जब एक आदमी बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, पिताजी के संघर्ष के बारे में वही लोग जानते हैं जिन्होंने उनके इंटरव्यू को सुना है, मेरे इंटरव्यू को सुना है। बाकी लोगों को लगा कि अनजान जी आए होंगे और फट करके गीतकार बन गए। तो संघर्ष के बगैर तो सफलता मुमकिन ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। जब तक आप चलोगे नहीं, मंजिल मिलेगी ही नहीं, चलना तो पड़ेगा। सही बोल रहे हो आप। तो कहीं ना कपूर की बात बिल्कुल सही थी कि भैया तुमको उतना वक्त लगेगा, और उतना वक्त लगा। और उन्होंने राज कपूर की फिल्म में तो नहीं लिखा, मगर एक फिल्म जो खान दोस्त थी उसमें राज कपूर साहब हीरो थे, तो उन्होंने राज जी को बोला और एक गाना उन्होंने लिखा था, तो राज जी बहुत खुश भी हुए थे। तो कहीं ना कहीं चूंकि ये लोग बहुत ही इनकी नजरें जो थी वो बहुत तेज होती थी, और ये आईने में 1 मिनट में आदमी को उतार लेते थे। तो राज कपूर की बात उनको आखिरी सांस तक याद रही कि यार राज जी ने कितना करेक्ट बोला था मेरे बारे में। कट टू 90s की अगर हम बात करें तो 90s में राजकुमार संतोषी के साथ घायल फिल्म आई। उस फिल्म के गाने भी बहुत चढ़ के बोले थे, और भी कई फिल्में उनकी आई, और फिर आई थी शोला और शबनम जो उनकी आखिरी फिल्म थी। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने फिल्मों से किनारा कर लिया? 2 कारण था शिबा। एक तो उनको बीमारियों ने बहुत मारा। मेरे ख्याल से तकरीबन आखिर के 10 से 15 साल लेट 80s में आके उनको पैरालिसिस का जो अटैक शुरू हुआ, तो वो बहुत सारे अटैक हुए, और लास्ट के 5 साल तो ही वाज टोटली बेड रिडन थे। और उसके अलावा भी तबीयत इतनी ज्यादा खराब रहती थी कि वो चलने में लड़खड़ाते थे। मैं उनको लेके सिटिंग रूम पे म्यूजिक डायरेक्टरों के गया, तो कहीं ना कहीं बीमारियों ने उनको लाचार कर दिया। वो अपनी आत्मकथा लिखना शुरू ही किए थे, वो नहीं लिख पाए। उन्होंने जिंदगी में एक ही किताब केवल पोएट्री की लिखी, जो जब मैं सक्सेसफुल हुआ तो मैंने उनको मना कर दिया। फिर मैंने बोला पापा आप बिल्कुल काम नहीं करेंगे, अब आप जो आप लिखना चाहते थे आप वो लिखिए। और उन्होंने एक किताब लिखी, गंगा तट का बच्चन साहब ने ही रिलीज किया था, मगर उनका अधूरा रह गया। और ये कसक मेरी जिंदगी में हमेशा रहेगी
कि मैं अपने बाप को जो खुशी देना चाहता था, एक्सेप्ट मेरी सक्सेस के अलावा, कि मैं चाहता था कि वो बेहतरीन से बेहतरीन लाइफ जिए, उनको जहाँ मन में आए जाए, मम्मी के साथ जो मन में आए करें, जो लिखना है लिखें। मगर बीमारियों ने उनके साथ बड़ा दगा किया और वो हमेशा बोलते थे, जो शेर उनका जो खुद का इतना मशहूर जो जिंदगी के ऊपर है, जिंदगी बेवफा है एक दिन ठुकराएगी। तो बोलते थे कि देखो बेटा, मैंने बेवफा लिखा था ना जिंदगी को, अब ये जिंदगी अपनी बेवफाई दिखाना शुरू कर दी है। तो कहीं न कहीं वो एक दर्द उनका रहा और उसकी वजह से वो रिटायरमेंट मजबूरन लेना पड़ा, वरना तो आपको स्वस्थ होते तो कम से कम शिवा मुझे लगता है 10-15 साल और वो बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। समीर साहब, अनजान साहब के ऊपर हमारी ये प्यारी सी गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। नाजरीन, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के पार। स्टे ट्यून्ड। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है आप ही के फेवरेट प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया में आज हम मशहूर और मारूफ गीतकार, नगमे निगार अनजान साहब को याद कर रहे हैं और उन पर रोशनी डालने के लिए, उनकी जिंदगी के अलग अलग जावियों पर नजर डालने के लिए हमारे साथ आज हैं समीर साहब। समीर साहब, कुछ और बातें करते हैं। उनके गानों में वजूद जिंदगी का एहसास मिलता है, हकीकत सामने आती है। एक एक गाने में उनकी फिलॉसफी है। ऐसा लगता है कि हर एक गाना जो है वो हमें एक नई राह दे रहा है, हमारे लिए मशाले राह बन रहा है, कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई मैसेज, जो बहुत ही बेहतरीन शायर में होना ज़रूरी है। तभी उनकी शायरी जो है, तभी उनके गीत नगमे अमर कहलाए जाएंगे। उनको अपनी लाइफ में क्या किसी बात का मलाल रहा? अपनी लाइफ में उन्हें किसी बात का मलाल रहा, या इंडस्ट्री से या अपने चहेतों से? नहीं, और किसी बात का कोई मलाल नहीं रहा शिवा, एक्सेप्ट जिंदगी से। जिंदगी से वो सवाल जरूर करते थे कि यार तुमने बहुत गलत वक्त में मुझे धोखा दिया, और उनको इस बात का भी लास्ट में कोई मलाल नहीं रहा कि यार मैं जिस इंडस्ट्री में आया वहाँ नाम नहीं कर सका। इस बात से भी उनको कोई मलाल नहीं रहा कि मेरा बेटा आया, उसको सक्सेस मिली नहीं मिली और वो भी मैं नहीं देख पाया। उनको जिंदगी में और कुछ नहीं हुआ, केवल यही हुआ कि मुझे सक्सेस एक तो मिली बहुत लेट जी। दूसरी बात कि मैं जिंदगी में जो और करना चाहता था वो नहीं कर पाया। जैसे वो एक साहित्य लिखना चाहते थे, आत्मकथा लिखना चाहते थे, इन्हीं बातों का मलाल था, और तो उनकी जिंदगी में कोई मलाल नहीं। कई सारे गाने जो आपको आपकी पसंद के मिले, कुछ गाने आपको ऐसे भी मिले जो मजबूरी में आपको लिखने पड़े। ये हर एक शायर के साथ होता है, जैसे आपने कहा बंदिशें होती हैं, तो अनजान साहब के साथ भी ऐसा हुआ होगा। उनका पसंदीदा गाना आपसे तो शेयर किया होगा उन्होंने कई मर्तबा, पसंदीदा गाना उनका, कई सारे गाने होंगे, किस तरह के रहे? दो बातें, देखो कल्याण जी आनंद जी को जैसा उन्होंने कहा कि वो उनके गॉडफादर थे, बप्पी दा के साथ उन्होंने बहुत कमाल का काम किया और बप्पी दा इतना प्यार करते हैं उनको। आज भी मैं उनसे मिलता हूँ, मुझे देखते हैं तो वो इमोशनल हो जाते हैं। आनंद जी भाई से जब मैं बात करता हूँ तो लिटरली रोने लगते हैं उनकी बात कर करके। तो इनके साथ तो कमाल का कॉम्बिनेशन था उनका, और बड़े रिश्ते भी उतने ही करीब के थे। मगर उनके वो लक्ष्मीकांत को अपना महबूब म्यूजिक डायरेक्टर बोलते थे, और उनको ये दर्द कि यार लक्ष्मी जी के साथ मैं वो सक्सेस नहीं देख पाया जो मैं कल्याण जी आनंद जी या बप्पी लहरी के साथ मैंने। और लक्ष्मी जी की रिकॉर्डिंग में इतने शौक से जाते थे कि वो उनको लगता था यार ये मेरे वो जो कुछ नोट्स जो मेरे दिल में कहीं छुपे हुए हैं, जब लक्ष्मी जी वो लगाते हैं ना तो उनका चेहरा लाल हो जाता था, तो सुन के इतनी खुशी होती थी। खास तौर से जैसे छूके मेरे मन को उनको बहुत पसंद था, यशोदा का नंदलाला बहुत पसंद था, हंसों को जो महका रही वो गाना बहुत पसंद था। तो कहीं न कहीं उनके पसंद के बहुत से गाने हैं, और बच्चन साहब का तो जिक्र ही करना बेकार है, क्योंकि उनका नाम लो तो उनका तो हर गाना उनका फेवरेट गाना हुआ करता था। मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चन साहब को उनकी लाइफ में जो हिट गाने मिले हैं उसके पीछे हाथ है अनजान साहब का ही, अनजान साहब के कलम का ही जादू है। तो बहुत ईमानदारी से पिताजी की बुक रिलीज में बोला था कि देखो भाई हम लोग तो स्टार हैं, हम हिट हो जाते हैं, मगर हमारे हिट होने के पीछे की जो ताकत है वो लेखक हैं, वो कहानीकार हैं, वो गीतकार हैं,
जो हमें उस तरह का काम करके देते हैं। ये उनकी महानता है, उनकी ग्रेटनेस है, वो इस तरह से सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं पिताजी का उनका बोलते हैं ना कि जोड़ियां बनती हैं आसमानों में। तो बच्चन साहब के साथ तो जो पिताजी का रिश्ता था या आज भी जो मेरा रिश्ता है, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ पुराना जुड़ाव है, जिसकी वजह से वो इतना प्यार करते हैं। आज भी मैं उनको मैसेज करूं तुरंत उनका जवाब आता है। वो कहीं ना कहीं आशीर्वाद, और मैं बड़ा लकी रहा कि उनके लिए मैंने भी गाने लिखे और कुछ अच्छे गाने, सक्सेसफुल गाने भी लिखे। तो कहीं ना कहीं वो तो जोड़ी कुछ अलग ही है, वो उस परिवार से तो कुछ अलग ही रिश्ता है। बतौर शायर उनके कंटेम्प्रेरीज कई सारे थे। इंदिवर साहब के साथ उनका अच्छा राब्ता रहा, दोस्ती रही। ऐसे कोई और शायर है जो उन्हीं के इरा के हैं, उनके कंटेम्प्रेरीज हैं, जिनके साथ उनका अच्छा राब्ता था, जो घर भी आते थे और घर पे शेर व शायरी की महफिल भी हुआ करती थी आपस में? आपके पास तो यादें बहुत होंगी। शिबा, मेरे ख्याल से राब्ता तो उनका सबके साथ बहुत अच्छा था। बख्शी साहब का तो ये हाल था कि अगर वो सिटिंग कर रहे हैं और उनको पता चल जाए कि पापा बाहर बैठे हैं, तो वो उनको अंदर बुलाते थे, बोले अनजान तुम मेरी सिटिंग में बाहर मत बैठा करो, या पापा की सिटिंग, तो वो बिना पूछे बेधड़क अंदर आ जाते थे। मजरू साहब से बहुत अच्छा राब्ता था। मजरू साहब उनको बहुत प्यार करते थे। वो जो थे वो शैलेंद्र के बहुत बड़े मुरीद थे। पिताजी के जो पसंदीदा शायर थे वो शैलेंद्र जी की राइटिंग के वो इतने बड़े मुरीद थे कि उनको लगता था यार ये है आदमी जो सबसे अलग थलग लिखता है, सबसे नया लिखता है, और जिंदगी की फिलॉसफी को इतनी आसानी से, इतनी फिलॉसफी को भूल जाता है। तो उनके फेवरेट अगर कोई राइटर थे तो वो थे शैलेंद्र जी। इंदिवर जी के साथ बिल्कुल नो डाउट बहुत दोस्ताना ताल्लुकात था, क्योंकि बहुत साथ काम किया। और एक और रीजन था, कल्याण जी आनंद जी के यहाँ से दोनों निकले थे। इंदिवर जी का भी जन्म वहीं से हुआ, पिताजी भी वहीं, तो वहाँ पे मिलना, बहुत सारी फिल्में साथ में की, तो उनके साथ एक अलग तरह का रिश्ता था। खैर, अभी जाते जाते वो एक बात जो अनजान साहब ने समीर साहब से कही थी, जो समीर साहब कभी नहीं भूल सकते, वो एक बात, वो एक सीख जो आपने अपने वालिद साहब, अपने पिताश्री से सीखी है, जो आप चाहते हैं कि वो सीख हर एक पिता को अपने बच्चे को देना चाहिए लाइफ में, ताकि वो जिंदगी बहुत आसानी से अच्छे असूलों के साथ जिए। बहुत अच्छी बात शिबा, और सचमुच मैं जब उनकी किताब मैंने, अब मेरी बायोग्राफी जब मैंने रिलीज की थी, तो उस इंटरव्यू में हर बार मैंने एक ही बात कही कि मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि देखो बेटा, तुम एक बड़े शायर बन जाओगे, इस बात पे मुझे बिल्कुल अब डाउट नहीं है। और इसलिए डाउट नहीं है क्योंकि तुम बहुत टैलेंटेड हो, इसलिए नहीं, मुझे कम से कम अपने लहू पे भरोसा है कि तुम मेरे बेटे हो, तो तुम्हारे अंदर कम से कम ऊपर वाला उतना हुनर तो दिया होगा कि तुम सफलता तो हासिल कर लोगे। मगर अगर तुम चाहते हो कि मेरी रूह को, मेरी आत्मा को संतोष मिले, तो मैं ये सुनना चाहता हूँ कि अनजान जी, आपका बेटा लिखता तो अच्छा है, मगर वो इंसान बहुत अच्छा है। वाह, और मैं यकीन करो, मैं लास्ट तक आज भी, मैं कई बार मुझसे कुछ गलतियां होनी, मैं जुमला सुनता हूँ तो मैं रुक जाता हूँ कि यार पिताजी ने बोला था, भाई कोई इंसान ऐसा नहीं मिलना चाहिए जो उनको बोले कि यार आपका लड़का बहुत गंदा लड़का है, उसका कैरेक्टर बहुत खराब है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी वो सीख थी कि जिंदगी में तुम शायर बन के मुझे, बहुत सक्सेसफुल शायर बन के मुझे वो खुशी नहीं दे सकते हो जो एक अच्छा इंसान बन के दे सकते हो। और मैं पूरी जिंदगी एक अच्छा की कोशिश करता रहता हूँ। आप अच्छे इंसान हैं और आप सबके दिलों पे छाए हुए हैं। आपने अपनी बातों से, अपनी अदाओं से, अपनी अदाकारी से, जो आप लिखते हैं, अपनी कलमकारी से, गीतकारी से, सबके दिलों पे राज किया है। और आज यंगस्टर्स जो है वो भी आपके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। इनफैक्ट उनके दिलों में भी आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है। जिस तरह आपके वालिद साहब के गाने छू कर गुजर जाते थे और मन में एक अलग तरह की तरावत का काम करते हैं अभी भी, इसी तरह से आपके भी गीत है। बहुत अच्छी सीख उन्होंने आपको दी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा समीर साहब, आज अनजान साहब पे बात हुई, और उम्मीद करती हूँ आइंदा भी हम इसी तरह के प्रोग्राम्स करते रहे और आप हमारे साथ राब्ता कायम कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। और तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तुमसे इंटरव्यू करके मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि तुम्हारे जो सवाल होते हैं वो बहुत जो टिपिकल सवाल होते नहीं होते हैं। तुम किसी के बारे में पहले पढ़ती हो, समझती हो,
उसकी शायरी के बारे में समझती हो, तब तुम सवाल करती हो, तो उसका जवाब देने में अच्छा लगता है। और तुमको भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान है, तुम्हारी आवाज मुझे बहुत पसंद है, तुम बोलती बहुत अच्छा। तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों के साथ एक सानिध्य बनाने में, बात करने में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, गिव यू लॉन्ग सक्सेस। थैंक्स अ लॉट समीर साहब। मैं उम्मीद करती हूँ आज का दिल ने फिर याद किया अनजान साहब के ऊपर आपको बेहद पसंद आ गया होगा और समीर साहब के साथ अनजान साहब की यादों को ताज़ा करने में बहुत ही मज़ा आ गया। एक नई शख्सियत के साथ अगले प्रोग्राम में हाजिर हो जाएंगे। कुछ नई बातें होंगी, नए किस्से होंगे, नए तराने होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। अच्छी मौसीकी और अच्छी फिल्में देखने के और सुनने के आदी हो जाइएगा, क्योंकि अच्छी मौसीकी और अच्छा संगीत और अच्छी फिल्में हमें काफ़ी कुछ दे के जाती हैं और सिखाती भी है। फिलहाल इतना ही। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, खुदा हाफिज। दिल ने फिर याद किया।